हेलो दोस्तों, पवन कॉमर्स आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और हमने हमारे पहले लेक्चर में डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग और अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये सब टॉपिक पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्चुअल में लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। यहाँ कुछ अकाउंट्स की कमियां हैं कि जो अकाउंटिंग में चीजें होती है जो कि सही नहीं है। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। इसका मीनिंग यह है कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। वैसे तो अकाउंटिंग में सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे आपके एविडेंस के अनुसार, पर कहीं कहीं पे आपको जजमेंट के हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे और उस हिसाब से अकाउंटिंग करना पड़ेगी। जैसे कि एस्टीमेट यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, जैसे कि हम कोई असेट्स खरीदते हैं तो उस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना रहता है, तो हम उसके लिए मशीन की लाइफ देखते हैं। पर हम जैसे कि आज मशीन खरीद रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है कि यह मशीन 5 साल चलेगी या 10 साल चलेगी, तो इसके लिए हमें एस्टिमेशन लेना पड़ता है। तो उसमें अकाउंटिंग की का जो भी रिकॉर्डिंग होगा वो एस्टिमेशन के हिसाब से होगा। इसी तरह जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है, हमने किसी को मटेरियल सेल किया है और हमें 2 साल 3 साल तक उससे अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कभी अमाउंट नहीं आ रहा है तो हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और प्रोविजन भी सिर्फ एक जजमेंट और एस्टिमेशन के हिसाब से बनेगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट हो गया आपका, और इसके बाद में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स हो सकता है, जिससे आपने पूरे साल काम किया है और आपको क्या प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट पे आपको क्या इनकम टैक्स भरना है, आपको पहले से एडवांस टैक्स भरना पड़ता है और उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है आपका अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। असेट्स जो कि रिकॉर्ड होती है आपकी हिस्टोरिकल वैल्यू पे। हिस्टोरिकल वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपने मशीन को आज खरीदा है, आज उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, लेकिन आपने जैसे कि यूजफुल लाइफ एस्टिमेशन के हिसाब से लिया था, हर साल डेप्रिसिएशन लगता जाएगा और मशीन की वैल्यू में गिरावट आती जाएगी, जबकि वो एक्चुअल गिरावट और मार्केट वैल्यू दोनों डिफर हो सकती है। आज उस मशीन की वैल्यू जो आपकी हिस्टोरिकल वैल्यू दे रखी है उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, लेकिन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आपको उसको हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा और आगे चलाना पड़ेगा। तो यहाँ भी अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग जो कि कुछ क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करती है, क्योंकि हमने पहले अकाउंटिंग में पढ़ा है कि यहाँ सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब वही मॉनेटरी वाले ट्रांजेक्शन, और वो भी आइडेंटिफाइबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए। तो यहाँ क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इग्नोर करेगी, जैसे कि किसी मैनेजमेंट या स्टाफ के कुछ एडिशनल स्किल्स है या कोई पब्लिक रिलेशन है कंपनी का, ये सब चीजें रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। इसका मीनिंग भी आपका हिस्टोरिकल वैल्यू से ही जुड़ा हुआ है कि जैसे कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, या मशीन की वैल्यू उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से ही चलता जाएगा। मतलब कि प्राइस में जो भी इफेक्ट आ रहा है वो इफेक्ट वो कंसिडर नहीं करेगा। इसके बाद है आपका अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। इसका मतलब है आपका मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। कई बार कोई भी बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही दिखे, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं रहते, या उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं रहती है फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन वो फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं कहीं ना कहीं रिजर्व एंड सरप्लस या एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाकर। तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब यही है कि अकाउंटिंग में लोग मैनिपुलेशन भी करते हैं, जो कि एक अकाउंटिंग की बहुत बड़ी कमी है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारी 3 ब्रांचेस दे रखी है। नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग, और नंबर 3 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि हम चैप्टर पढ़ ही रहे हैं, सॉरी हम सिलेबस में हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में वही इवेंट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कौन सी इवेंट्स जो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उन्हें समराइज एनालाइज करना पड़ेगा, जो कि हम पढ़ ही रहे हैं। हमारे लिए नया है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कि आपका कोई सा भी प्रोडक्ट है या आप सर्विस दे रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग है, मतलब उसका कॉस्ट क्या लगा है, क्योंकि कॉस्ट के हिसाब से तो आप उसमें प्रॉफिट वगैरह जोड़ के उसे बेचोगे। या कुछ भी सर्विस लग रहा है, आप सर्विस दे रहे हो, तो आपको सर्विस देने के पहले भी देखना पड़ेगा कि हमारा जहां पर ऑफिस है वहां की क्या कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी क्या पे कर रहे हैं, हमारे वर्कर्स को क्या दे रहे हैं, इन सब के ऊपर ही आपको ये सब मेजरमेंट करने के बाद ही आप सर्विस चार्ज करेंगे कस्टमर से।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मेनली आपका प्राइसिंग देखा जाता है कि आपका क्या प्राइसिंग है, उसके अनुसार ही आपको मार्जिन जोड़ के और प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, कस्टमर से पैसा लेना पड़ेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग या भी डेवलप्ड ब्रांच है अकाउंटिंग की, इसमें भी आपको फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट, बजट, इन सबका एनालाइज करना पड़ेगा और इसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जिसमें क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। तो नंबर 1 क्वालिटीज है आपकी रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जिसपे हम विश्वास कर सकते हैं, और फ्री फ्रॉम बायस होनी चाहिए, मतलब किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए, और मटेरियल एरर मतलब एरर से फ्री होना चाहिए। दूसरा है रिलेवेंस, रिलेवेंट टू द यूजर्स, मतलब वो यूजर से संबंधित होना चाहिए, यूजर की जो भी नीड्स है उसे फुलफिल करना चाहिए ताकि उसको डिसीजन लेने में सहायता कर सके। अनस्टेबिलिटी, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर दैट द यूजर आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट है, वो इस तरह से प्रेजेंटेड होने चाहिए, इस मैनर में, सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट होना चाहिए जो कि यूजर को इजीली समझ में आ जाए। और कंपेरेबिलिटी नेक्स्ट इसका पॉइंट है। कंपेरेबिलिटी में हमें 2 कंपैरिजन देखना पड़ेगा। नंबर 1 इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मतलब आपकी कोई सी फर्म है और उसके आपके 2 साल के ट्रांजैक्शंस या 2 साल के पूरे इवेंट्स या 2 साल के पूरे डाटा को आपको कंपैरिजन करना है। डाटा क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, परचेस हो सकता है, आपका प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, इनकम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने पूरे फाइनेंशियल डाटा को मान लीजिए कि 2022-2023 का आपने कंपैरिजन किया है 2023-2024 से, तो आप ही की फर्म का आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या कमाया है या क्या लॉस हुआ है आपको। दूसरा है आपका इंटर फर्म कंपैरिजन। इसमें आपको आपकी फर्म ना होते हुए आपके कॉम्पिटिटर की फर्म होगी, जिसमें आपको देखना पड़ेगा आपकी फर्म से कि हमारे एक्चुअल में क्या खर्च हो रहे हैं और सामने वाला क्या खर्च कर रहा है। हम एक्सेस खर्च तो नहीं कर रहे हैं जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। तो कंपेरेबिलिटी में आपको 2 चीजें देखनी पड़ेगी। इंट्रा फर्म मतलब अपनी ही फर्म का लास्ट ईयर के मुकाबले अभी देखना पड़ेगा आपको। इंटर फर्म में आपके कॉम्पिटिटर क्या कमा रहा है या उसका क्या डाटा है और हमारा क्या डाटा है, ये कंपेरिजन होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मतलब इसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, तो रिलायबल होनी चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होना चाहिए, उसमें कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीनों अकाउंटिंग है। लिमिटेशन में आपका अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है, और अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज, एंड अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये इतना टॉपिक हमने कवर किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आपके अकाउंटिंग के कौन कौन से यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से यूजर हो सकते हैं, तो इसके 2 ही यूजर रहेंगे, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। तो इंटरनल यूजर आपके कौन रहेंगे, who have access to significant information at the micro level from the accounting records that is useful for decision making। इसमें ओनर और मैनेजमेंट आएंगे, मतलब वो लोग जो आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मतलब महत्वपूर्ण सूचनाओं को माइक्रो लेवल मतलब बहुत छोटे लेवल पर देख सके, जिससे कि यूजफुल हो उन्हें डिसीजन मेकिंग मतलब ये निर्णय लेने में सहायता करे। और ये कौन लोग होंगे, आपके ओनर्स रहेंगे और मैनेजमेंट रहेंगे। कुछ लोग यहाँ पर एम्प्लॉइज और वर्कर को भी शामिल करते हैं, वो एक डिबेट है, लेकिन एम्प्लॉइज और वर्कर शामिल नहीं होते हैं क्योंकि आप उनको माइक्रो लेवल पर, छोटे से छोटे लेवल पे आप आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन्हें देखने नहीं देंगे। लेकिन एम्प्लॉइज और वर्कर इसमें पॉइंट दे रखा, तो उसमें कौन एम्प्लॉइज आ सकते हैं, जैसे अकाउंटेंट आ सकते हैं, आपके इंटरनल ऑडिटर आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग तो आपकी बुक्स देख ही रहे हैं। और बाकी के जो भी आपके वर्कर और वो रहेंगे अदर वर्कर, वो आपके एक्सटर्नल यूजर में आएंगे। एक्सटर्नल यूजर कौन है, आपके डू नॉट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एट द माइक्रो लेवल, मतलब कि माइक्रो लेवल पे आपकी बुक्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट हैव फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। लेकिन इन लोगों को भी आपका ईयर एंड का पूरा डाटा मिल जाएगा, जैसे कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट वगैरह आप छापते हैं आपके बुक्स में कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ, या क्वार्टरली आप प्रॉफिट शो करते हैं, तो ये वो लोग होंगे जो आपके फाइनल अकाउंट देखेंगे। इनमें आपके एम्प्लॉइज एंड वर्कर आ सकते हैं। एम्प्लॉइज एंड वर्कर कौन, जो कि अकाउंटेंट या इंटरनल ऑडिटर या आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट से नहीं होंगे, वो वाले आपके एम्प्लॉइज एंड वर्कर आएंगे। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि आपको लोन देने का काम करते हैं, वो भी आपके एक्सटर्नल यूजर होंगे।
क्रेडिटर आपके जिन लोगों ने आपको उधार माल बेचा है वो भी आपकी बुक्स देखेंगे, वो आपके एक्सटर्नल यूजर होंगे। गवर्नमेंट जो कि आपकी बुक्स देखेगी उसके अनुसार टैक्स चार्ज करेगी या गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी। तो ये आज का टॉपिक हमारा, ये सब 4 टॉपिक हमने पढ़े हैं। थैंक यू वेरी मच।